दोस्तों आज मैं एक थाई मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हॉन्टेड यूनिवर्सिटी। ये इसका 3rd पार्ट है। इसमें 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज की हॉन्टेड कहानियाँ दिखाई गई है। पहली कहानी आती है। कहानी की शुरुआत में हमें लाना किंगडम की एक कहानी सुनाई जाती है। लाना किंगडम की एक राजकुमारी थी, रॉयल प्रिंसेस। उसे एक दिन एक आम आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन किंग की बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई थी। इसी के कारण किंग के लोगों ने राजकुमारी और उसके प्रेमी दोनों का भी सर धड़ से अलग करवा दिया। लेकिन उन दोनों की भी आत्माएं गांव में दिखाई देने लगी, जिसके बाद एक ऐसी मान्यता सामने आई कि अगर कोई भी कपल जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, वो अगर राजकुमारी के आत्मा से कोई भी इच्छा मांगते हैं तो राजकुमारी उनकी इच्छा पूरी कर देती है। लेकिन अगर उन कपल में से किसी एक ने भी अपना प्रॉमिस तोड़ा और एक दूसरे से अलग होते हैं तो राजकुमारी उनसे बदला लेती है और उनका हाल मौत से भी बदतर होता है। उन्हें एक वॉयलेंट डेथ मिलती है और वो हमेशा के लिए उस राजकुमारी के गुलाम बनकर रह जाते हैं। अब ये कहानी सदियों पहले की थी। अब समय आता है प्रेजेंट का, जिसके बाद हम 2 और के नाम के एक कपल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक मेले में आए होते हैं। चारों भी लोग मिलकर काफी मजे कर रहे होते हैं। लेकिन जब 2 और के फेस्टिवल से लौट रहे होते हैं तब 2 यानी कि लड़का के से काफी बदतमीजी से बात करने लगता है और तब हमें पता चलता है कि 2 के से सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के सामने बढ़ाई मार सके। वही के उससे सच्चा प्यार कर रही थी। इस बात से के का पूरा दिल ही टूट जाता है। लेकिन तभी अचानक से 2 के गर्दन पर कुछ कट लगने लगते हैं और फिर देखते ही देखते उसकी आधी गर्दन कट हो जाती है, जिसे देखकर के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी के सामने एक हेडलेस एंटिटी आ जाती है जो 2 का सर धड़ से अलग कर देती है। के जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी हम देखते हैं आसपास वैसे ही हेडलेस एंटिटी आ जाती है और 2 का शरीर खींचते हुए लेकर जाती है। अब कहानी आती है दूसरी जगह। हम टे नाम के लड़के और कोई नाम के एक लड़की को देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दिन टे कोई को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाकर एक लड़की के पास लेकर जाता है। दरअसल ये लड़की टे के काफी दिनों से पीछे पड़ी थी और उससे छुटकारा दिलाने के लिए ही आज ये कोई को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाकर लाया था। अब वो लड़की इन दोनों को भी साथ में देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब आगे हमें पता चलता है कि टे और कोई जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर उसी राजकुमारी की पूजा की जाती है। अब इन दोनों को भी स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाते हैं। अब प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि ये साल यूनिवर्सिटी को बहुत ही कम फंड्स मिले हैं और इसीलिए उन दोनों में से किसी एक को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। दरअसल इनके पास यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए पैसे नहीं थे। इनके ग्रेड्स काफी अच्छे थे और इसीलिए दोनों भी स्कॉलरशिप से यहाँ पे पढ़ रहे थे। लेकिन ये साल वैसा करना मुमकिन नहीं है, जिसके बाद ये दोनों मायूस होकर ऑफिस से बाहर आते हैं। लेकिन तभी टे कोई को बताता है कि उनके यूनिवर्सिटी के पीछे उसी राजकुमारी का एक सीक्रेट श्राइन है, यानी कि मंदिर, जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि श्राइन अपने लोकेशन हमेशा बदलती रहती है। लेकिन अगर किसी कपल को वो श्राइन मिल जाती है और वो राजकुमारी से कोई इच्छा मांगते हैं तो राजकुमारी उनकी इच्छा पूरी कर देती है। इन दोनों को भी कॉलेज में रहना था, इसीलिए रात होते ही दोनों भी उस राजकुमारी के सीक्रेट श्राइन को ढूंढने निकल जाते हैं। और रास्ते में टे कोई को उसी राजकुमारी की बैक स्टोरी बताने लगता है जो हमने स्टार्टिंग में सुनी थी, यानी कि कोई को इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और कहती है कि हम दोनों तो कपल नहीं हैं, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये गलत है। तो टे उसे कहता है जैसे तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड एक दिन बनी थी वैसे ही अभी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर कोई टे से कहती है ऐसा करने से राजकुमारी का हम इंसल्ट कर रहे हैं, वो एक देवी है। लेकिन टे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो किसी तरह कोई को मना लेता है। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से सामने वही प्रिंसेस का सीक्रेट श्राइन इनके सामने आ जाता है, जो देखकर दोनों भी चौंक जाते हैं। अब ये दोनों राजकुमारी की पूजा करके उससे अपनी विश मांगते हैं। लेकिन तभी टे उस राजकुमारी का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी जंगल में बहुत ही अजीब अजीब से आवाजें आने लगती है, जो देखकर दोनों भी काफी डर जाते हैं और टे राजकुमारी से माफी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों भी घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं।
लेकिन उनके जाते ही हम देखते हैं श्राइन के पास रखी हुई सारी कैंडल्स अचानक से जलने लगती है और ऊपर ही हम राजकुमारी को देखते हैं जो इन पे नजर रखे थी। अब अगले दिन टे एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता है जहाँ पे एक लड़की के थ्रोन को उसने पकड़ा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से उस थ्रोन पर राजकुमारी की आत्मा दिखाई देती है जो उसे काफी ज्यादा डरा रही थी, जो देख वो काफी हड़बड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई को भी रास्ते में उसी राजकुमारी की आत्मा दिखाई देने लगती है जो इन्हें बार बार डरा रही थी। दोनों भी काफी डर जाते हैं, लेकिन इसी दरम्यान प्रिंसिपल इन दोनों को भी कॉल करके बताता है कि यूनिवर्सिटी को कुछ फंड्स मिल गए हैं, इसीलिए कोई और टे दोनों भी अब कॉलेज में रह सकते हैं। ये सुनकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं और इसी के बारे में बात करने के लिए दोनों मिलते हैं। लेकिन तभी कोई टे से कहती है कि हमारी इच्छा तो पूरी हो गई है, लेकिन मुझे उस राजकुमारी की आत्मा दिखाई दे रही है। कोई भी कहता है कि मैंने भी उसकी आत्मा देखी थी। ये सुन के कोई को लगता है कि उन्होंने राजकुमारी के सामने कपल बनने का नाटक किया था, इसीलिए अब वो उन्हें सजा दे रही है। लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब एक क्लास के वक्त टे और कोई को एक टूर पर जाने का मौका मिलता है, जहाँ पर टूर के दौरान कोई को एक शैडो दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो एक वर्कशॉप में जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका गला एक आदमी काट देता है और फिर उसका सर रोल होते हुए कोई के पास आ जाता है, जो देखने में टे के सर की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतनी ही देर में वहाँ पे टे आ जाता है जो कोई को संभाल लेता है, पर जब कोई टे की ओर देखती है तब उसे टे का सर दिखाई ही नहीं देता, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसी दरम्यान कोई का बैग एक टेबल में फंस जाता है, जिसके बाद उसका सर चलते हुए एक ब्लेड की तरफ बढ़ने लगता है। टे कोई को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, पर वहाँ उसे नहीं बचा पाती। अब दोनों भी चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनकर प्रोफेसर और बाकी बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। प्रोफेसर मशीन की स्विच ऑफ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद मशीन बंद ही नहीं होती, जिसके बाद प्रोफेसर कोई के सर को पकड़कर उसे मशीन से दूर करने जाते हैं और उसी तरह कोई की जान बच जाती है, पर इसमें प्रोफेसर का हाथ कट हो जाता है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल कोई और टे को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पर टे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अब प्रोफेसर ने अपना हाथ खो दिया था, इसीलिए टे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये सुन कोई प्रिंसिपल से कहती है कि इसमें टे की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है, मुझे निकाल दो। यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और फिर कोई कन्फेस करती है कि ये सारी चीज दरअसल उसी राजकुमारी के कर्ज की वजह से हो रही है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए टे कोई को लेकर वहाँ से बाहर आता है। अब दोनों भी प्रिंसेस से छुटकारा पाने का सोचने लगते हैं। तभी कोई एक सजेस्ट करती है कि शायद हमें रियल में ही कपल बन जाना चाहिए ताकि राजकुमारी से पीछा छूट जाए। लेकिन तभी टे कहता है कि मैं जबरदस्ती प्यार करने का नाटक नहीं कर सकता। अब इसके बाद कोई प्रिंसेस की श्राइन ढूंढ लेती है और उसके पास अपनी गलती के लिए माफी मांगने जाती है और फिर प्रेयर करके कैंडल जलाई रही होती है कि तभी वहाँ पे राजकुमारी अपने डरावने रूप में आ जाती है और कोई की लाइटर ही बुझा देती है। ये देखकर कोई काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे हेडलेस एंटिटी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागी जाती है। वही दूसरी तरफ टे को राजकुमारी की आत्मा दिखाई देती है जो अपनी सेना के साथ टे की ओर बढ़ रही थी। तभी टे के सामने एक हेडलेस एंटिटी आ जाती है जो टे का गला काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ जाती है और टे को बचा लेती है। इसके बाद दोनों भागते हुए अपने यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहाँ पे वो सबको राजकुमारी के कर्ज के बारे में बताने लगते हैं, पर टे के जो दोस्त होते हैं वो इस राजकुमारी की कहानी पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी टे के फ्रेंड्स को अचानक से कुछ हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी एक तलवार उठाते हैं और खुद का ही गला काटकर मार देते हैं, जिसे देखकर यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद कोई टे को लेकर अपने साथ जाने लगती है, पर तभी कोई देखती है कि टे का सर कटा हुआ है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद सामने राजकुमारी आती है और उसके सामने कोई अपने घुटने टेक देती है, जिसके बाद कोई देखती है कि टे उसी राजकुमारी के आगे घुटनों पर बैठा हुआ है और एक आत्मा उसका सर काटने ही वाली है। लेकिन तभी कोई राजकुमारी के सामने बैठ जाती है और रोते हुए
टे की जान की भीख मांगने लगती है और साथ ही कहती है कि उसके बदले में मुझे मार डालो। जिसके बाद राजकुमारी की सैनिक कोई का सर पकड़कर उसे काट देते हैं और धड़ से अलग कर देते हैं। अब कोई वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद टे कोई की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। वही राजकुमारी कोई का सर अपने साथ लेकर जाती है और अपने श्राइन पर रख देती है ताकि कोई भी राजकुमारी को वापस धोखा ना दे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मुझे बताओ कि क्या राजकुमारी से बचने के लिए आप कोई के बॉयफ्रेंड बनते? क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और कोई टे की गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार थी। अब आती है दूसरी कहानी, द केयर टेकर। अब सेकंड स्टोरी शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक अबैंडन स्कूल में होता है। पूरा खून से लटपट था और कोई एक इनविजिबल फोर्स होती है जो उसे मार रही होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब लोग एक डिक्टेटर हो और वो इनविजिबल फोर्स उस लड़के को मार देती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हम उसी यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पे कुछ सीनियर्स लोगों को एक बॉक्स में से एक पर्ची निकालनी होती है और इस पर्ची पर सारे फ्रेशर्स का नाम लिखा होता है। और उस पर्ची में जिस भी किसी फ्रेशर का नाम आएगा तो सीनियर्स को उस फ्रेशर का पूरे साल तक केयर टेकर बन के उसका ख्याल रखना है। ये काम यूनिवर्सिटी ने सीनियर्स को दिया होता है, पर इनमें एक लड़का होता है जिसका नाम था अर्थ, जिसे ये काम करना पसंद नहीं था। अब सबके अंत में अर्थ को जबरदस्ती पर्ची निकालनी ही पड़ती है और उसमें एक फ्रेशर का नाम लिखा होता है सन। इसका मतलब होता है कि पूरे साल सन नाम के फ्रेशर की देखभाल अर्थ नाम के सीनियर को करनी है। अब अर्थ उस पर्ची को डस्टबिन में फेंक देता है। आगे अर्थ जब अपने दोस्त टॉन्ग के साथ घूम रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है। अर्थ फिर उस लड़के से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम सन बताता है, यानी कि अर्थ इसी लड़के का केयर टेकर है। अब आगे फ्रेशर्स को अपने केयर टेकर से अलग अलग गिफ्ट मिल रहे होते हैं, पर सन को अभी तक कोई भी गिफ्ट नहीं मिला होता है, जिसके वजह से उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब थोड़ी देर के बाद सन जब अपने दोस्तों के साथ आर्ट हिस्ट्री के रूम में जाता है तब वहाँ उसे अर्थ और टॉन्ग भी मिलते हैं। तभी सन को वहाँ पर एक आर्ट हिस्ट्री की बुक मिलती है जो लाल धागे से बंधी हुई थी और साथ ही उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था ये बुक सन के लिए ही है, बूंचू की तरफ से। सबको लगता है कि बूंचू ही सन का केयर टेकर है, लेकिन ये देखकर और चौंक जाता है क्योंकि वो सन का केयर टेकर था। अब शाम के टाइम सन पेंटिंग कर रहा होता है कि तभी अचानक से यूनिवर्सिटी की लाइट चली जाती है। वही दूसरी तरफ अर्थ सन को बूंचू से सावधान रहना ये बोलने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसके पास एक हुडेड फिगर आ जाती है जिसकी आंखें काफी लाल होती है और वो कैंडल लेकर सन के पास जा रही होती है। इसके बाद अर्थ उस फिगर का पीछा करते हुए सन के पास पहुंचता है। थोड़े समय के बाद अर्थ सन से उस फिगर के बारे में पूछता है, लेकिन सन ने यहाँ पे किसी को भी आते हुए नहीं देखा था। पर तभी दोनों की नजर उसी बुक पर पड़ती है। अब सन को लगता है कि ये बुक बोंचू ने उसे दी होगी। तब अर्थ सन को बताता है कि यूनिवर्सिटी में बोंचू नाम का कोई भी लड़का नहीं है, इसीलिए वो उससे सावधान रहे। अब एक दिन अर्थ बोंचू ये नाम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि बोंचू 20 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी में सीनियर था, पर उसे केयर टेकर बनना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने एक फ्रेशर को पीट कर मार डाला था और बाद में वो भी गायब हो गया। ये देखकर अर्थ समझ जाता है कि सन की जान खतरे में है, इसीलिए वो सन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने वही हुडेड फिगर आ जाती है जिसे उसने आर्ट लैब में देखा था, जिसे देख अर्थ घबरा जाता है। वही दूसरी तरफ आज केयर टेकर रिवील डे होता है, जहाँ पर सारे केयर टेकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और इन सभी को एक हुडेड कॉस्ट्यूम पहनना होता है और अपने फ्रेशर के पास आना होता है और उन्हें गिफ्ट्स देने हैं। ये कॉस्ट्यूम भी उसी हुडेड फिगर की तरह होती है। अब यहाँ रिचुअल शुरू हो जाता है और सभी फ्रेशर्स के केयर टेकर अपना फेस रिवील कर देते हैं और उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन तब तक सन से मिलने अर्थ के बजाय बोंचू आ जाता है, इसीलिए सन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे अर्थ आ जाता है जो सन को बताता है कि बोंचू दरअसल 20 साल पहले मर चुका है
और सन का केयरटेकर खुद अर्थ है। अब ये सुनने के बाद सन उससे पर्ची मांगता है जो उसे मिली थी, लेकिन अर्थ ने तो वो पर्ची डस्टबिन में फेंक दी थी। अब आगे अर्थ के पास कोई भी पर्ची नहीं थी, इसीलिए सन वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त उसे सीढ़ियों में एक और बुक मिलती है और साथ ही उस पे सन के लिए नोट लिखा था कि बुंचू सन को उसका वेलकमिंग रिचुअल करने के लिए उसे साइलॉम अपार्टमेंट रूम नंबर 404 में बुला रहा है और साथ ही वो उसके सारे लाल धागे लाने के लिए बोलता है जो उस बुक में थे। इधर और डस्टबिन से सन का जो पर्ची होता है उसे ढूंढ निकालता है और सन को ढूंढते हुए साइलॉम अपार्टमेंट जा पहुंचता है। लेकिन जिस रूम में सन गया था वो लॉक होता है। लेकिन तभी कॉरिडोर में अर्थ को वही लड़का दिखाई देता है जिसे हमने इस कहानी की स्टार्टिंग में देखा था, जो अजीब तरीके से चल रहा था। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे। वही रूम के अंदर सन होता है, उसे फर्श पर बहुत सारा खून का निशान दिखाई देता है और सामने किसी दानव की पेंटिंग भी थी जिसे देखकर सन बहुत ही घबरा जाता है। और तभी वहाँ पे बुंचू की आत्मा आ जाती है और उसे अपने पास बुलाने लगती है। अब सन डरते हुए बुंचू से उसके नाम की पर्ची पूछता है, लेकिन इससे बुंचू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने पावर से रूम की काफी सारी किताबें गिराने लगता है। वही जैसे ही यहाँ किताबें गिरती है, बाहर जो वो बेचारा लड़का था उसके शरीर को वो किताबें लगने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। दरअसल ये वही लड़के की आत्मा होती है जिसे बुंचू ने 20 साल पहले मार डाला था। अब यहाँ बुंचू वो लाल धागे मांगता है। अब वो धागे लेकर बुंचू सन को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है। लेकिन तब तक और दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। वो देखता है कि सन अब बुंचू के इशारों पर नाच रहा है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सन उसके ऊपर हमला करके गला दबाने लगता है। यहाँ पे दोनों की भी काफी लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह अर्थ सन को धक्का दे देता है और सन गिर कर एक जलती हुई कैंडल पर चला जाता है, जिससे वो धागा पूरा जलने लगता है। वैसे बुंचू भी जलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस अपने रूप में आ जाता है और वो सन को वापस अपने वश में कर लेता है। सन दोबारा से अर्थ को मारने लगता है, लेकिन इस बार अर्थ बुंचू के हाथ में जो बंधा हुआ धागा था उसे तोड़ देता है। अब इसके कारण बुंचू और सन के बीच में जो कनेक्शन था वही टूट जाता है और बुंचू देखते ही देखते जलने लगता है और पूरा राख में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि अब उसके आत्मा को शांति मिल गई थी। वही अब सवेरा हो जाता है, सारी चीजें नॉर्मल होती है और फाइनली अर्थ और सन की दोस्ती हो जाती है। जब दोनों भी उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं तब देखते हैं बिल्डिंग पूरी खंडर है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। अब थर्ड स्टोरी हैलोवीन म्यूजिक कंट्री के एक इवेंट को दिखाती हुई होती है, जहाँ पे एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट चल रही होती है और ऑडियंस स्टेज पर कंटेस्टेंट के ऊपर माला डालेगी और जिस भी कंटेस्टेंट के पास सबसे ज्यादा माला होगी वही जीत जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिंट को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड वान को उसके लिए एक माला लाने के लिए भेजती है। इसी दरम्यान हम हार्ले नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे कुछ लोग जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हार्ले उन्हें मना करता है। यहाँ कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और अब मिंट की बारी आने वाली थी, इसीलिए वो वैन को कॉल करके माला के बारे में पूछती है, पर वैन तो यहाँ पे मजे से कप नूडल खा रहा होता है, इसीलिए मिंट उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वैन वहाँ एक आदमी से माला की दुकान के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे आगे जाने का इशारा करता है। तब उसे वहाँ पे एक श्राइन दिखाई देती है, इसीलिए वो श्राइन से एक माला उठा लेता है। अब इधर मिंट स्टेज पर गाना गा ही रही होती है कि तभी वैन वहाँ आकर मिंट को माला पहना देता है, लेकिन मिंट जैसे ही उस माला को पहनती है वैसे ही उसके सामने कुछ बुजुर्ग लोगों की आत्मा दिखाई देने लगती है और तभी वो आत्मा मिंट के पीछे आकर उसका गला दबाने लगती है। लेकिन इसी बीच में स्टेज की लाइट टूटकर नीचे गिरती है और वो आत्मा मिंट को छोड़ देती है। अब सभी लोग मिंट को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही मिंट कुछ बोलने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी सुरीली आवाज अब उसके गले से नहीं निकल रही। इसके बाद वैन को भी उस बुढ़े की आत्मा दिखाई देने लगती है। अब मिंट वैन से पूछती है कि वो कौन सी माला लेकर आया था, जिस पर वो बताता है कि उसे यूनिवर्सिटी के पीछे एक श्राइन दिखी थी और वहीं से वो माला उठा लाया था। सेम टाइम पे शो का होस्ट सभी को श्राइन की कहानी सुनाता है। अब प्रोजेक्टर पर वो श्राइन दिखाई जाती है, फिर होस्ट बताता है ये श्राइन यूनिवर्सिटी में कहाँ पर भी अचानक से दिखाई देती है।
पर जिस भी इंसान को श्राइन की कहानी पता चल जाती है उस इंसान को वो श्राइन कभी भी दिखाई नहीं देती। लेकिन अब मिंट और वैन को भी इसके बारे में पता चल गया था, यानी कि उन्हें अब वो श्राइन कभी भी नहीं दिखेगी। इसके बाद वैन मिंट को उस श्राइन की लोकेशन पर लेकर जाता है। तब तक श्राइन वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पे हार्ले आ जाता है। उसे अपने साथ लेकर आते हैं क्योंकि हार्ले ने अब तक उस श्राइन की कहानी नहीं सुनी थी। अब वैन हार्ले से पूछता है कि क्या जंगल में तुम्हें कोई चीज दिखाई दी थी, तो हार्ले मना करता है, यानी कि जंगल में वो श्राइन नहीं है। अब मिंट और वैन हार्ले को उस श्राइन की सच्चाई नहीं बता सकते थे, इसीलिए वो उसे बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक भूत हॉन्टिंग गेम चल रहा है जिसमें उन्हें एक छुपी हुई श्राइन को ढूंढना है। हार्ले इसके लिए मान जाता है और फिर वो दोनों के साथ श्राइन को ढूंढने निकल जाता है। आगे ये तीनों भी अब एलिवेटर पर चढ़ते हैं, पर तभी हार्ले एलिवेटर का डोर बंद होने से रोकता है क्योंकि हार्ले के सामने एक ट्रेडिशनल डांसर दिखाई देती है, पर वो डांसर मिंट और वैन को नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे गोस्ट होते हैं। वैन अब लिफ्ट का डोर बंद कर देता है, लेकिन इसके बावजूद आत्मा लिफ्ट के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर हार्ले भी चौंक जाता है। अब ये आत्माएं इन तीनों को बार बार घूर रही थी और अब लिफ्ट का डोर ओपन होते ही वैन वहाँ से भाग जाता है और हार्ले के बाद मिंट वहाँ से निकल रही होती है कि तब वो आत्मा मिंट के बालों को पकड़ लेती है, लेकिन तभी हार्ले वापस आकर मिंट को लिफ्ट से खींचकर बाहर निकालता है। वही दूसरी तरफ वैन को एक इनविजिबल आत्मा अपने साथ लेकर जाने लगती है। इसी दरमियान मिंट और हार्ले वैन को ढूंढते हुए आर्ट रूम में जा पहुंचते हैं, जहाँ पे हार्ले एक बुजुर्ग कपल को देखता है। लेकिन अब यहाँ पे हार्ले को लगता है कि ये दोनों भी इसके साथ कुछ प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो काफी गुस्सा होता है और मिंट को वहाँ अकेले छोड़कर ही चला जाता है। लेकिन तभी मिंट को वैन की चीखने की आवाज आती है। अब वो डरते हुए उन आत्माओं के बीच से वैन को ढूंढने के लिए जाती है। इधर हार्ले जब लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है तब उसे वही डांसर दिखाई देती है। अब वो उस डांसर के पीछे एक कमरे में जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही श्राइन दिखाई देती है। अब हार्ले जब ध्यान से उस श्राइन को देखता है तब उसे वहाँ पे उन्हीं लोगों के पुतले दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें एक और पुतला होता है जो एक ब्लैक कलर का था। इसी दरमियान श्राइन से एक काले रंग के फिगर निकलने लगती है जो हार्ले के ऊपर हमला कर देती है और फिर हार्ले के सामने वही श्राइन वहाँ से गायब होती है, जिससे अब उसे मिंट और वैन की बातों पर यकीन हो जाता है। यहाँ वॉशरूम में डर के कारण वैन की हालत बहुत ही खराब हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे मिंट आ जाती है और अब मिंट वैन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वॉशरूम की लाइट फ्लिकर होने लगती है और डोर टूटकर और अचानक से डोर टूटकर गिरने ही वाला होता है कि तभी हार्ले वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेता है। हार्ले को अब वॉशरूम में वही श्राइन वापस दिखाई देती है, जिसके बाद वो तीनों उस श्राइन से प्रे करने लगते हैं। लेकिन तभी वॉशरूम की लाइट ही चली जाती है और जब हार्ले अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन करता है तभी हार्ले को सारी आत्माएं वापस दिखने लगती है जिसके पुतले उसने श्राइन में देखे थे। वो आत्माएं इन्हें घेरे हुई थी, लेकिन ये आत्माएं इन तीनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब हार्ले को उस ब्लैक डॉल के बारे में याद आता है और वो समझ जाता है कि श्राइन की आत्माएं दरअसल इनसे मदद मांग रही है, क्योंकि वो ब्लैक डॉल एक बुरे डीमन की आत्मा है जो उन सभी पर राज कर रही है। इसके बाद हार्ले उन आत्माओं को उन्हें उस श्राइन के पास लेकर जाने के लिए बोलता है। अब वैन को वो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है जिसका पीछा करते हुए हार्ले और मिंट भी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आ पहुंचते हैं। हार्ले के पास एक माला होती है, इसे लेकर वो श्राइन के पास जाता है, लेकिन तभी श्राइन से वो डीमन की आत्मा निकलती है और हार्ले को दूर फेंक देती है। इसी दरमियान प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाता है और उस पर इनविजिबल श्राइन की कहानी चलने लगती है और अगर हार्ले ने उस कहानी को सुन लिया तो वो भी श्राइन को कभी भी देख नहीं पाएगा। इसलिए मिंट उस प्रोजेक्टर को बंद करने जाती है, लेकिन तभी वो डीमन टेबल पर रखी हुई स्कल से मिंट को मारता है, जिससे मिंट वही बेहोश होती है। अब इससे पहले कहानी पूरी हो पाती उससे पहले ही हार्ले दूर से उस श्राइन पर माला फेंक देता है, जिसकी वजह से श्राइन गायब होते होते बच जाती है।
अब हार्ले उस ब्लैक डॉल को श्राइन से बाहर निकालता है और फिर वो सभी डॉल्स को ऑर्डर में रख देता है। इसके बाद उस श्राइन से उस डीमन की आत्मा बाहर निकलती है और हार्ले पर हमला करने वाली होती है कि तभी श्राइन की आत्माएं उसे आकर बचा लेती है। इसके बाद डीमन की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और अब श्राइन के साथ साथ वो सभी आत्माएं भी वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब अगले दिन मिंट की आवाज भी ठीक हो गई थी और अब वो तीनों उस ब्लैक डॉल की पूजा करके उसे एक पॉन्ड में बहा देते हैं। लेकिन अंत में वो डॉल एक छोटी लड़की को मिल जाती है, जिसके बाद उसकी मॉम डॉल को एक नए श्राइन पर रख देती है, जिसके बाद वो नई श्राइन भी वहाँ से गायब हो जाती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सारी कहानियाँ कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपकी अगर कोई फेवरेट मूवी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं ट्राई करूंगी उसे एक्सप्लेन करने का। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।